In the last video, I have discussed electric flux. In this video, again, I am going to discuss some important points regarding the electric flux right now. चलो इसके बारे में थोड़ा समझा जाए अच्छी तरह से। मान लो ये मेरा एक गॉसियन सरफेस है। This one is my Gaussian surface. This one is my Gaussian surface. Right now. और यहाँ पे सेंटर पे मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, राइट। तो अब इस गॉसियन सरफेस के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड है, तो हमने क्या पढ़ा था कि फ्लक्स इक्वल टू दैट इज क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। ये था मेरा, ये मेरा एक्सप्रेशन गॉसियस ने बोला था, है ना, phi equal to q net by epsilon naught। q net का मतलब that is charge inside the Gaussian surface, charge inside the Gaussian surface, right? Clear है? अच्छा, मान लो यहाँ पे एक मेरा चार्ज है q है, मान just outside the Gaussian surface I take the another point charge that is my q1, right? अब हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये पॉइंट चार्ज के कारण इस सरफेस पे कोई मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट नहीं है ना? दिस वन वी हैव टू प्रूव कि ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस गॉसियन सरफेस इज नॉट पॉसिबल। बट हाउ, कैसे करेंगे, समझो ये बात। अच्छा, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो ये तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, क्रिएट करेगा। तो मान लो दिस वन इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसा क्लियर। मैंने क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस गॉसियन सरफेस पे दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ और यहाँ। इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लो इस पॉइंट को मैंने ए बोला, इस पॉइंट को मैंने बी, राइट, ठीक है, क्लियर। अब इस पॉइंट के सराउंडिंग में मैंने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, सिमिलरली इस पॉइंट के सराउंडिंग में भी स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, राइट ना, ठीक है, क्लियर। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय ई वेक्टर, क्लियर। अच्छा, एरिया एलिमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो मेरा सपोज एन कैप है। एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ माय एरिया वेक्टर, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ माय एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, राइट ना, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और यहाँ पे मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, एन कैप, राइट, क्लियर। तो हम देखेंगे कि इस स्मॉल एरिया एलिमेंट पर फ्लक्स कितना है और ये स्मॉल एरिया एलिमेंट पर फ्लक्स कितना है, ठीक है, क्लियर। तो हमने फ्लक्स निकाला द स्मॉल एरिया एलिमेंट एट द पॉइंट ए। फ्लक्स क्या होता है? E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। एंड दिस इज माय डी फाई ए होगा क्योंकि स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इसलिए मैंने डी फाई ए लिया। अच्छा, ई वेक्टर को देखो तो मैंने इसको कैसे लिखा, दैट इज ई, एंड सपोज इसका डायरेक्शन मेरा आर कैप है, आर कैप इज द डायरेक्शन ऑफ माय ई वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, राइट। तो इसको लिखेंगे ई आर कैप, तो डॉट इसको लिखेंगे डी ए एन कैप, ऐसे लिखेंगे। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एरिया वेक्टर है, राइट। तो मैंने इसको ऐसे लिखा ई डी ए, फिर ऐसे लिखा आर कैप डॉट एन कैप, ऐसा लिखा, राइट, ठीक है, क्लियर। एक अब आप देखो, गौर से देखो, थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं ऐसे एलाबोरेट करूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकता है, पर प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप सही ढंग से सोचो तो, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ई डी ए, दैट इज आर कैप का मैग्नीट्यूड फिर एन कैप का मैग्नीट्यूड
और दोनों के बीच में कोसाइन ऑफ एंगल, राइट। अब आप देखो आर कैप ऐसा है, एन कैप ऐसा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तब तो एंगल यहाँ पे आएगा cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, एंड cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1, और ये आर कैप यूनिट वेक्टर है, सो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का क्या होता है 1 होता है, ये भी 1 और ये -1, आएगा माइनस ए डी, ऐसा है जिसमें डी आई ए आए, राइट ना। इस बात को समझो। अच्छा अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया एलिमेंट पर कितना एसोसिएटेड है एट द पॉइंट पी, राइट। तो नाउ कम हाउ टू इवैल्यूएट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट, एट द पॉइंट बी। इस पॉइंट पर मेरा आई विल टू से कि इस स्मॉल एरिया एलिमेंट पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड है, तो हम ऐसा निकालेंगे, दैट इज माय डी फाई बी, ऐसे लिखेंगे, दैट इज माय ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। फिर इसको लिखेंगे ई वेक्टर, ई इंटू ई वेक्टर को लिखेंगे ई इंटू आर कैप, जैसे हमने लिखा है, फिर डॉट इसको लिखेंगे डी ए, फिर एन कैप, फिर ये मेरा ई डी ए हो गया ऐसे, फिर यहाँ पे आया क्या आर कैप डॉट एन कैप। हाँ ठीक है, क्लियर। अब आप देखो बहुत से, ठीक है, ये मेरा ई वेक्टर था, ये मेरा ई वेक्टर था, और ये मेरा आर कैप वेक्टर इसी डायरेक्शन में था, राइट। अब एन कैप को देखो और आर कैप को देखो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। अगर डायरेक्शन सेम है तो इसको कैसे लिखेंगे, ई डी ए, फिर इसको लिखेंगे आर कैप का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड, फिर मेरे यहाँ पे cos 0 डिग्री आएगा। अगर डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 डिग्री, डायरेक्शन अपोजिट है तो 180 डिग्री, एंड cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, आया क्या, दैट इज माय ई डी ए, ये मेरा आया, ठीक है, क्लियर। दिस इज माय डी फाई एट बी। अब आप देखो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो टोटल फ्लक्स होगा, है ना, total electric flux due to point charge Q1 over the Gaussian surface, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, G हैश का मतलब Gaussian surface, over the Gaussian surface क्या होगा देख लो आप। तो यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, क्लियर, ठीक है, क्लियर, तो मेरा क्या था, दैट इज माई माइनस ई डी ए था। फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी था तो मेरा क्या है, ई डी ए, तो इससे कैंसिल हो गया, क्या आया, दैट इज 0, वेरी क्लियर ना। तो अगर मेरा पॉइंट चार्ज मेरा बिल्कुल गॉसियन सरफेस के बाहर है तो उसके कारण मेरा 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा गॉसियन सरफेस के साथ एसोसिएटेड होगा। ये प्रूफ मैंने कर दिया, वेरी क्लियर, ठीक है। चलो अच्छा ये बात क्लियर है, वेरी क्लियर ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट ना। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इवेल्युएट करेंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में हम रखेंगे, राइट। पहला पॉइंट कि मेरा जो पॉइंट चार्ज मैं पहले भी डिस्कस किया था, फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट चार्ज मस्ट बी इनसाइड द गॉसियन सरफेस। पहली बात, मेरा गॉसियन सरफेस, कोई भी गॉसियन सरफेस मेरा कोई भी पॉइंट चार्ज से पास नहीं करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो, द गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज, एनी पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई पॉइंट चार्ज मेरा गॉसियन सरफेस है उसके कारण भी उस गॉसियन सरफेस पे जो फ्लक्स होगा वो मेरा 0, राइट। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑन द गॉसियन सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated over the Gaussian surface must be 0, very clear। तीसरा हमने देखा अभी कि आउटसाइड, अगर गॉसियन सरफेस के आउटसाइड में कोई पॉइंट चार्ज है उसके कारण भी मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है, राइट ना। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज outside
the Gaussian surface, the electric flux must be zero. Clear? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो सिर्फ जो पॉइंट इनसाइड होगा उसी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेरा कंट्रीब्यूशन होगा. और अगर पॉइंट मेरा गॉसियन सरफेस पे लाइज करता है या मेरा पॉइंट गॉसियन सरफेस के बाहर होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा जीरो. क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दूसरा पॉइंट पर डिस्कस करेंगे. राइट ना? अब दूसरा पॉइंट क्या है देखते हैं. अभी हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ क्या देखा था. दैट इज फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई इक्वल टू मेरा क्यू नेट को इनसाइड भी बोलते हैं, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. राइट ना? तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज independent of the area of the Gaussian surface. Right now, electric flux is independent of the area of the Gaussian surface. देखो इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो. इस एक्सप्रेशन में कहीं एरिया आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है. अब इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, इसको डिटेल्स में कैसे समझेंगे. देखो, मान लो ये मेरा गॉसियन सरफेस है, मान लो ये मेरा दूसरा गॉसियन सरफेस है, मान लो ये मेरा तीसरा गॉसियन सरफेस. ठीक है, क्लियर? इस गॉसियन सरफेस को मैंने S1 माना, इसको S2 माना, इसको मैंने S3. दीज आर माई 3 गॉसियन सरफेस. और यहाँ पे सेंटर पे मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. राइट? ये तीनों मेरा कंसेंट्रिक गॉसियन सरफेस है. दीज आर माई कंसेंट्रिक गॉसियन सरफेस. और ध्यान देना. ठीक है, क्लियर? ठीक है. अब हम चाहते हैं कि इस S1 गॉसियन सरफेस पे कितना फ्लक्स है, S2 के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है और S3 के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड. राइट? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? ओनली द पॉइंट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस. देखो, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में भी यही चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के भी इनसाइड में भी यही चार्ज है, और इस गॉसियन सरफेस के भी इनसाइड में भी यही चार्ज है ना? क्लियर? बिल्कुल क्लियर ना? यही तो है. अब कैसे सोचेंगे इस बात को थोड़ा समझो. मान लो इसका रेडियस मेरा R1 है, इसका रेडियस मेरा R2 है और इसका रेडियस मेरा R1. ये हमने माना, तीनों का रेडियस अलग है. तो अब गॉसियन को मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? वो सही है कि फ्लक्स इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज दैट इज माय ED. ऐसा है ना? हमने इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है. एक्चुअली मेरा फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे डॉट रूट नहीं लगा क्योंकि मैंने जो भी मेरा E और DA का डायरेक्शन लिखी हो, है ना, इसलिए मैंने ये मान के चला. अच्छा, अब E को हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे? E होता क्या है? पहले हम सरफेस S1 के लिए लिखेंगे. S1 के तो E को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज मेरा Q है. राइट ना? और मेरा अगर यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया? R1 स्क्वायर हो गया इनटू अब इस पूरा DA का S1 का मेरा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो आप बोलोगे 4 पाई R1 स्क्वायर. तो देखो R1 स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 पाई कैंसिल आउट. आया क्या? Q/एप्सिलॉन. ये मेरा आया फ्लक्स, है ना, ओवर द गॉसियन सरफेस S1 आया. राइट ना? क्लियर? उसी तरह से हम क्या निकालेंगे? फ्लक्स ओवर S2. ठीक है, क्लियर? तो चलो फ्लक्स ओवर S2 निकाल के देखते हैं. 1 by 1 सब सारा निकाल के देखते हैं. तो नाउ फ्लक्स ओवर S2 पाई S2 करेंगे. एंड फॉर्मूला ये लिखेंगे ED यही होगा. अब यहाँ E होगा क्या? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. राइट? चार्ज तो मेरा Q है बट रेडियस मेरा R2 है, मेरा हो जाएगा R2 स्क्वायर. है ना? ये R2 स्क्वायर का फिर पॉइंट यहाँ पे आएगा. ये चार्ज से पॉइंट कितना डिस्टेंस पर? R2 पे है, तो R2 स्क्वायर. और अब इसका एरिया S2 का एरिया सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई. क्योंकि सारा ये मेरा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस तो स्क्वायर का एरिया लेंगे, है ना? तो 4 पाई R2 स्क्वायर होगा.
तो R2 स्क्वायर कैंसिल, 4 5 कैंसिल, आया क्या उसकी वही आंसर है, यही आ रहा, सेम आ रहा। अब हम S3 पर निकालेंगे, राइट ना। सिमिलरली S3 पर निकालेंगे, सबको चेक करें। तो S3 पर निकालेंगे तो कैसे करेंगे, सिमिलरली तो फाई एट S3 इज EDA, E मेरा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज Q बाई R3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो पॉइंट 4 से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे R3 पे, तो R3 का स्क्वायर। और इस S3 जो मेरा स्फीयर है इसका टोटल सरफेस एरिया, दैट इज माई 4 पाई R3 स्क्वायर, R3 स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 पाई कैंसिल आउट, आया क्या Q बाई एप्सिलॉन, राइट ना। तो हमने क्या पाया कि 5 through S1, 5 through S2 and 5 through S3. That is the electric flux through S1, electric flux through S2 and electric flux through S3 सारा इक्वल है। तो ये मेरे को जस्टिफाई किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डजंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। वेरी क्लियर, ठीक है, तो समझ में आया बात। चल ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम आज बात करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है कि हाउ कैन बी प्रूव द कूलम्ब्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ द गॉस। तो मेरा टॉपिक का नाम क्या है, डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस सिस्टम, चलो देखते हैं डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस सिस्टम, राइट ना। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। फिर हमने क्या किया, इस प्लेन में एक पॉइंट को लिया, इस पॉइंट पर मैंने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू लिया, राइट, ठीक है। और उसके सराउंडिंग में मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, राइट ना। इसके सराउंडिंग में एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, दिस वन इज माय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन, यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस माना, राइट ना। दिस वन इज माय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एंड एट द सेंटर आई जस्ट कंसीडर द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। मान लो इस गॉसियन सरफेस पे मैंने एक पॉइंट P लिया, यहाँ पे पॉइंट P लिया, एंड पॉइंट P यहाँ से यहाँ तक मेरा डिस्टेंस R है, क्लियर। इस पॉइंट P के सराउंडिंग में, इस पॉइंट P के सराउंडिंग में मैंने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, दिस वन इज माय स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है, क्लियर। अब ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है इस पॉइंट P पर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा। तो दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ माय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ना। इसका डायरेक्शन r कैप है, r कैप इज द यूनिट वेक्टर व्हिच गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, वेरी क्लियर। अब मेरा यहाँ पे एक एरिया वेक्टर भी होगा, और उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मेरा n कैप हो गया, ऐसा है। ये सब हमने गॉस लॉ में भी देखा था, क्लियर। अब चलो हम कैसे यहाँ पे फ्लक्स एसोसिएटेड होगा यहाँ पे निकालें, राइट। तो नाउ चलो टोटल फ्लक्स निकालें, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस is given as फ्लक्स कैसा होगा, डिस्क्राइब ओवर द गॉसियन सरफेस, GS मैंने लिखा। तो फ्लक्स को लिखने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे मेरा जाएगा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर होगा, और यहाँ पे हमने एंटायर ओवर द क्लोज गॉसियन सरफेस को, जिसमें क्लोज, ये मेरा क्लोज गॉसियन सरफेस है। क्लोज के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे सिंबल बनाया, दिस सिंबल फॉर द क्लोज गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज माई E, और E का डायरेक्शन क्या है, R क्या है। फिर डॉट DA को कैसे लिखेंगे, DA वेक्टर को कैसे लिखेंगे, DA एन कैप हुआ, ऐसे होगा। तो हमने क्या किया, E DA को बाहर लिखा, है ना, ठीक है। E और DA को मैंने इंटीग्रेशन, और से देखो बाहर नहीं लेना लेगा, E DA अंदर ही रहेगा, इंटीग्रेशन अंदर रहेगा। फिर R कैप डॉट एन, ठीक है, R कैप डॉट एन,
अब आप देखो आर कैप का डायरेक्शन देखो, एन कैप का डायरेक्शन, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया, 1 हो गया। तो मैंने अब ई को बाहर रखा, अब इंटीग्रेशन ओवर मैंने डी, ठीक है, तो ये तो 1 हो गया डी, ठीक है, क्लियर, यहाँ तो क्लियर हो गया, यहाँ तो क्लियर। अब आप देखो मैंने फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस, तो फिर मैंने ऐसे लिखा ई। अब हम सारा डी स्मॉल एरिया एलिमेंट को सम अप करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में, मेरा जो भी गॉसियन सरफेस सब मेरा 3D फिगर होता है, ठीक है, क्लियर। तो जब हम इस पूरे एरिया को सम अप करेंगे तो मेरा आएगा क्या, टोटल एरिया ए, और एरिया है क्या, ई इंटू 4 पाई आर, ये तो है, क्लियर ना, ई इंटू 4 पाई आर, दिस इज माई टोटल फ्लक्स, राइट ना। बट देखो यहाँ पे हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है, राइट ना, हमें यूज करना है गॉसेस लॉ, और हमें कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करना है। चलो, तो नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, मैं इस फिगर को अब रब कर दे रहा, बेटर है कि हम इसको रब कर दे रहे हैं, फिगर को रब करने देते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू Gauss's law in electrostatics, the total flux over the Gaussian surface nothing but my Q, यहाँ पे Q net होता है या Q inside होता है, right? That is my, इसको मैंने Q भी रख दिया, चलो आप इसको नेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। अब हम फ्लक्स हमने क्या निकाला, A इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो मैंने फाई जी एस के पेपर मैंने क्या लिखा, A इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो मैंने आया लिखा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दैट इज Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, आया कि नहीं आया। यहाँ से मैंने E का एक्सप्रेशन निकाला, अब कैसे निकालेंगे, पॉसिबल, ये जो 4 पाई यहाँ पे, हाँ न्यूमरेटर में इधर आकर डिनोमिनेटर हो जाएगा, लेकिन 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे Q नेट आया, Q नेट, और यहाँ पे आर स्क्वायर आके यहाँ पे डिवाइड, चलो E का तो एक्सप्रेशन मिल गया, मिल गया, सपोज दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, राइट, वेरी क्लियर, समझ में आया। चलो अब देखते हैं, मान लो कि अगर मैं पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज को लाया Q नॉट, दिस वन इज माय टेस्ट चार्ज, दिस वन इज माय टेस्ट चार्ज, राइट। If I just bring the test charge Q naught at the point P, then due to this electric field, this test charge must experience the force. मेरा कहने का मतलब है कि अगर पॉइंट P पर कोई भी टेस्ट चार्ज को लाएंगे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस टेस्ट चार्ज पर एक मेरा फोर्स डेवलप करेगा, मतलब कि ये जो टेस्ट चार्ज है एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी क्लियर ना। चलो, तो इसका थोड़ा स्टेटमेंट लिखते हैं, अब इस फिगर को आपने यहाँ पे ऐसा रख दिया, ठीक है, फिगर से कोई मतलब नहीं है, राइट ना। इसको कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट, इफ अ टेस्ट चार्ज Q naught brings at P, then it experiences a force on the behalf of electric field intensity, very clear, which is given as अच्छा, फोर्स का आपने क्या पढ़ा था, है ना, फोर्स के बारे में पढ़ा हो, फोर्स इज नथिंग बट बाई Q इंटू E, यही होता है, Q इंटू E, राइट। बट सिंस मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्या, दैट इज माई Q नॉट आ गया, तो मैंने यहाँ पे Q नॉट लिखा और E का एक्सप्रेशन मेरे हाथ में है, उसको मैंने पुट अप कर दिया, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 1 से यहाँ पे Q नेट हो गया बाई R। अब थोड़ा इसको अरेंज करके लिखिए, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले लिखा स्टार्ट को, तो Q नॉट, तो Q नेट बाई R स्क्वायर,
and this is my force I am. This is nothing but the expression of Coulomb's law. यही मेरा Coulomb's law का expression है, hence proved. Hence very clear. समझ में आया? क्लियर है?